आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 1 का भाग 2 है। देखिए पेपर 3 का चैप्टर 1 का भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको भाग 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये चैप्टर हमारा 1 का ही भाग 2 है। चैप्टर 1 का बीए पार्ट 2 चैप्टर 1 का भाग 2 है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति का लड़का कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन राजा बना। उसके बाद प्रभाकर वर्धन के भी तीन बच्चे थे। कौन था? राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। ये दोनों लड़का थे और ये राजश्री इसकी लड़की थी। तो देखिए अब प्रभाकर वर्धन के बाद इसका बड़ा जो बेटा था कौन था? राजवर्धन। ये राजा बना, राजवर्धन राजा बना। और राजश्री का विवाह, ये राजवर्धन की बहन हुई ना राजश्री, तो इसका विवाह हुआ यहाँ पर हुआ कन्नौज में। विवाह कहाँ हुआ? कन्नौज में। कन्नौज में विवाह हुआ। इसकी यहाँ का राजा का नाम था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन से इसका विवाह हुआ। किसका? राजश्री का विवाह हुआ। लेकिन कन्नौज के नीचे ही मालवा था। ये मालवा से इसका चलता था लड़ाई। कन्नौज और मालवा के आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई चलता था। तो हुआ ये कि जैसे ही विवाह हुआ, विवाह होने के बाद ग्रहवर्मन को मालवा के शासक देवगुप्त मार दिया। देवगुप्त ने क्या किया? मालवा के शासक ग्रहवर्मन को मार दिया। और देखिए राजश्री पर भी हमला किया। लेकिन राजश्री क्या हुई? बचकर निकल गई और ये जंगलों में भाग गई। अब जब पता चला राजवर्धन को कि कन्नौज के जो शासक ग्रहवर्मन है उनकी हत्या कर दी गई है मालवा के शासक द्वारा, तो अब बताइए तो इसने क्या किया? ये राजवर्धन ने यहाँ पर मालवा के शासक देवगुप्त को मार दिया। मालवा के शासक देवगुप्त को किसने मारा? राजवर्धन ने यहाँ पर मालवा के शासक देवगुप्त को क्या कर दिया? मार दिया। अब जब ये मालवा के शासक यहाँ के या देवगुप्त के यहाँ पर दोस्त था जिसका नाम था शशांक को जब पता चला कि हमारे दोस्त को मार दिया ये राजवर्धन, तो शशांक ने मार दिया राजवर्धन को। ये बात जब हर्षवर्धन को पता चला, हर्षवर्धन को जब पता चला तो हर्षवर्धन ने किसको मार दिया? शशांक को। यानी कि ये कितने लोग यहाँ पर सफाया हो गया? राजवर्धन खत्म, ग्रहवर्मन खत्म, मालवा का शासक देवगुप्त खत्म। यानी इनका देखिए हर्षवर्धन के ये लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर थे थानेश्वर में। कहाँ पर थे? थानेश्वर हरियाणा में जो पड़ता है। तो ये थानेश्वर में थे। तो इनका अब साम्राज्य कितना हो गया? इतना साम्राज्य विस्तार हो गया। बताइए तो बिना ये ऐसे ही इनका राज्य विस्तार क्या हुआ? इतना हो गया। अब देखिए ये राजा कौन बना? हर्षवर्धन राजा बना। राजा कौन बना? हर्षवर्धन। क्योंकि राजवर्धन खत्म कहानी। उसके बाद ये शशांक का कहानी खत्म, ग्रहवर्मन का कहानी खत्म। उसके बाद ये हर्षवर्धन ने राजश्री को ढूंढने की कोशिश की और राजश्री मिल भी गई। तो इनको कहाँ लेकर आया? यहाँ पर वापस थानेश्वर में लेकर आया। कहाँ लेकर आया? वापस यहाँ पर थानेश्वर में लेकर आया। अब राजश्री को मिलने के बाद राजश्री हर्षवर्धन की कौन थी? बहन थी। राजश्री कौन थी? बहन थी। ग्रहवर्मन का काम खत्म हो गया था। तो इसने राजधानी कहाँ बनाया? हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज बनाया। कहाँ राजधानी बनाया इसने? कन्नौज में अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि ये पूरा इसी का हो गया था। तो कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई और सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाया। सांस्कृतिक राजधानी का किसको बनाया? मथुरा को बनाया सांस्कृतिक राजधानी। अब सांस्कृतिक राजधानी बनाने से मथुरा को हुआ ये कि यहाँ पर सूती कपड़ों का व्यापार में वृद्धि हुई और यहाँ पर सूती कपड़े बहुत अच्छे से होते थे। ये सारे जगह पर और भी बहुत सारे जगह सब सांस्कृतिक राजधानी बन गई। राजधानी जब बन गई तो लोग आएंगे यहाँ पर और लोग घूमने के लिए आते थे यहाँ पर, और यहाँ से सूती कपड़ों का व्यापार क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब देखिए हर्षवर्धन ने क्या किया? उसके बाद साम्राज्य विस्तार करने लगा और ये उत्तर भारत में बहुत सारे ये राज्यों को जीत चुका था। ये क्या करने लगा? और साम्राज्य विस्तार कर, क्योंकि इसके सिवा और कोई राजा था ही नहीं। कौन बनेगा? ये इसका राजवर्धन की कहानी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये राजा बना और अपना साम्राज्य क्या करने लगा? विस्तार करने लगा। अब इसी के राज्य में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग का नाम आप जानते ही होंगे, जो कि चीनी यात्री था। किसके राज्य में आया था? ये हर्षवर्धन के राज्य में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आया था जो कि एक चीनी यात्री था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया। ये पढ़ते पढ़ते बहुत तेज था। ये पढ़ते पढ़ते वहां पर टीचर बन गया। क्या बन गया? शिक्षक बन गया। वहीं पर पढ़ाने भी लगा।
यानी कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा वो यात्री था जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था और पढ़ाने भी लगा, तो कौन था? ये था वेनसोंग। कौन था? वेनसोंग, जो कि चीन से आया था। अब देखिए ये हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन उस सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते थे। क्या करते थे? सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते थे। तो ये था वेनसोंग, जो था वो किस धर्म को मानता था? ये मानता था बौद्ध धर्म को। तो ये बौद्ध धर्म के, तो इन्होंने कहा, हर्षवर्धन ने वेनसोंग से, ये हर्षवर्धन के पास भी आया था घूमने के लिए, तो कहा ना कि कनौज में ही एक आप बौद्ध मेला का आयोजन किए, जहां से बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। क्या करने के लिए? बौद्ध मेला में आएंगे घूमने के लिए और बौद्ध धर्म के बारे में बात करने के लिए, विचार करने के लिए बौद्ध धर्म पर। तो कहा ठीक है। तो इसने किसने? वेनसोंग ने एक मेला का आयोजन करवाया, जिसको 5वीं बौद्ध संगीति का ये बताया जाता है कि 5वीं बौद्ध संगीति, लेकिन वो बौद्ध संगीति तो थी नहीं, बौद्ध संगीति तो वो नहीं थी, लेकिन माना जाता है बहुत सारे, अब जब सभी लोग जुट ही गए थे, ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बड़े लोग जुटे थे वहां पर, तो संगीति का मतलब यही होता है कि जब बड़े बड़े लोग जुटते हैं तो उसको संगीति कहते हैं। लेकिन ये 5वीं बौद्ध संगीति नहीं थी, वो बस ऐसे ही लोग जुटे हुए थे, सब बात विचार हुआ ये बौद्ध धर्म के बारे में। तो कहां पर हुआ था? ये किसने करवाया था? वेनसोंग ने। और इसकी एक किताब का नाम है, किताब का नाम है CUQ। इसका एक ग्रंथ का नाम है CUQ, जिसमें भारत के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है, यानी कि यहाँ के बारे में ठीक ठाक से लिखा हुआ है। किसने? वेनसोंग ने लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो है वेनसोंग, यहाँ पर हुआ, इसका कहानी खत्म हुआ। यहाँ पर ये अपना काम कर रहा था, ये जो कर रहा था वो फिर वापस ये अपना जो काम कर रहा था तो कर ही रहा था। यहाँ पर वेनसोंग का कहानी खत्म हुआ, ये अपना काम कर रहा था, वहां पर पढ़ा रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में। अब हर्षवर्धन को लगा कि इधर तो जीत लिए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इधर बढ़ा, लेकिन इधर इसको सफलता हासिल नहीं हुई। तो इसने कहा हर्षवर्धन चलिए नीचे बढ़ जाते हैं। नीचे क्या करते हैं? नीचे कहीं पर आक्रमण करते हैं। और ये तो ये हुआ था, इधर देखिए यहाँ पर विंध्य की पहाड़ी है, विंध्याचल की। किस चीज की पहाड़ी है? विंध्याचल की। बीच में पड़ता है नर्मदा नदी। क्या पड़ता है? नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ी है, यहाँ पर पड़ता है नर्मदा नदी, और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है। यानी कि यहाँ से आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आने के लिए यहाँ पर इधर से पहाड़ पार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये पहाड़ यहाँ पर पार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नदी पार करना पड़ेगा, फिर पहाड़ पार करना पड़ेगा। यानी कि इतनी बड़ी सेना लेकर नदी पहाड़ पार करते रहेगा तो पूरी सेना ही क्या हो जाएगी? थक जाएगी। लेकिन इसको क्या था? हर्षवर्धन को लग रहा था नहीं, चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो राज्य है चालुक्य वंश का शासन था, चालुक्य वंश का शासन था। तो यहाँ से अब सेना लेकर आ रहा है। कौन? हर्षवर्धन सेना लेकर आ रहा है। पहाड़ पार किया, आधा सेना ऐसे ही थक गई। नदी पार किया, सेना थकी हुई जा रही है। पूरा पहाड़ नदी, समझिए इस समय पहाड़ों पर चढ़ने में कितना दिक्कत होता है। ये तो पूरा अपना सेना होना पूरा लेकर आ रहा है, तो सब हथियार लेकर आ रहे थे। कभी इधर पहाड़ों पर चढ़ने की इनको आदत थी नहीं, और पहाड़ पर मतलब सेना ठीक ठाक थक गई थी। अब देखिए जब ये चालुक्य को पता चला यहाँ पर कि ये आ रहा है, इधर उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा हर्षवर्धन आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो सोचा कि अगर यहाँ इसकी सेना थकी हुई है, अगर इसको मतलब आराम करने का मौका मिल गया तो मतलब ये यहाँ पर बचेगा नहीं, खत्म है, कहानी कर देगा। तो इसने कहा आराम करने का इनका मौका नहीं दिया जाए, हमला कर दिया। जैसे ही इधर पार किए ना तब तक इसने हमला कर दिया। हमला में क्या होगा? अब पहाड़ पर चढ़ रहेंगे, इतना थकी हुई सेना ये जीत पाएगी? हार गए। हर्षवर्धन क्या हुए? हार गए। यानी कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कितना में? इतना ही में रह गया, ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। चालुक्य यहाँ पर इसने एगो अभिलेख भी लिखवाया था, यहाँ पर अभिलेख। अब हर्षवर्धन थोड़ा अभिलेख लिखवाएगा कि हम हार गए हैं, ये अभिलेख लिखवाएगा। अभिलेख में कहेगा हम हार गए हैं, ये चालुक्य इतने छोटे राजा से। अभी ना लिखवाएगा बहुत बड़े राजा को हारा है। कब देखिए जब कोई बड़ा आदमी से जीतता है तब ना तारीफ करता है कि हम बड़े आदमी से जीते। अब हारा हुआ कोई तारीफ करेगा हम हार करा रहे हैं? नहीं। अब देखिए इसका हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था वाण भट्ट नाम था, जिसका नाम था वाण भट्ट। जिसने रचना किया था हर्षचरित और कदम्बरी। ये दो चीजों का ये ग्रंथों का रचना किया था। किसने? ये वाण भट्ट ने। याद रखना वाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी। इसमें किस चीज के बारे में लिखा हुआ है? हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है।
और कादम्बरी, ये दोनों किसकी रचना है? वाण भट्ट की रचना है। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे वाला भाग है वो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। इसके आगे वाला इसके बाद वाला भाग जो है वो अगले भाग में हम लोग बात करेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं।